अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बल्दियाती इलेक्शन स्पेशल के साथ आसिफ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ हल्का नंबर 2 की मारूफ सियासी शख्सियत, साबिक उम्मीदवार असम्बली, मुस्लिम लीगी रहनुमा, जिन्होंने कम अरसा में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, मेरी मुराद जनाब अजीम बख्श साहब हैं, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और बिलखसूस हल्का में जो अपने उम्मीदवारान के साथ मिलकर किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। अजीम बख्श साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, आपकी मेहरबानी। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ थे, कहीं आज भी जो है वो अपने उम्मीदवारान के साथ बाहर थे, लेकिन मेरी कॉल पर आप वापस आए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक अरसा के बाद, तकरीबन 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक बार फिर इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली हो रही है। पहले तो इस हवाले से बताएं कि क्या इससे वाकई इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होगा, जो लोग काउंसलर मुंतखब होंगे उनको फंड्स दिए जाएंगे और उनको किस हद तक वो डेवलपमेंट करवा सकेंगे। पहले तो मैं आसिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपका जो प्रोग्राम है मैं अक्सर उसको देखता रहता हूँ और माशाल्लाह उसमें अपने इलाके की और अपने खित्ते की बेशुमार चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। इस पे मैं आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू। दूसरी बात जो आपने की है बल्दियाती इंतखाबात की निचले सतह की पे जाने की, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो सबसे जो अच्छी बात ये हुई है कि मैट्रिक की शिक हुई है। उस मैट्रिक की शिक की वजह से यकीन जाने के लोग जितने हर इलाके हर खित्ते में, हमारा जो छोटा सा आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, यहाँ चप्पे चप्पे पे खड़पेंच होते हैं। तो वो जो खड़पेंच थे, ऑब्वियसली वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो मैट्रिक नहीं थे। तो उन्होंने कोशिश की है कि सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की है कि अपना ही बेटा कोई आए, भतीजा आए, भांजा आए। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं के चला गया तो उन्होंने फिर ये कहें कि पूरा दिन लगा के, पूरे हफ्ते लगा के उस पूरी वार्ड में बंदे ढूंढे हैं कि कौन पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा है उसको उन्होंने सामने लाया है। ठीक, एक थोड़ा सा एलिमेंट रह गया है अभी भी वो फैक्टर है कि बरादरीज़म का, लेकिन है कि इसको हाई नहीं कर सकते, लेकिन है। और जो आपने आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था कि अख्तियारात, तो अख्तियारात 92 के एक्ट के मुताबिक जो पहले हमारा था, उसमें जो महदूद से अख्तियारात थे, महदूद से फंड थे, उसमें कोई भी अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया, ना ही कोई अपडेट आई है, ना ही नई अमेंडमेंट्स की गई हैं इसके हवाले से। तो मेरी खुद से भी दरख्वास्त होगी और अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनसे भी कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई, उसके अलावा बल्दियाती एक्ट में कोई रद्द बदल नहीं किया गया, जो वक्त की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए। मैट्रिक की शिक की आपने बात की, मैं करता, लेकिन आपने शुरू कर दी। ये बताएं कि मैट्रिक की शिक से क्या मैट्रिक एक कानून साज असम्बली के लिए शिक नहीं है, और जो लोकल सतह पर जो बीडी मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उनके लिए मैट्रिक की शर्त है? और क्या आप समझते हैं कि मैट्रिक की शर्त एक सियासी कारकुन होने के लिए ज़रूरी है, या सियासी कारकुन के लिए कोई तालीम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या है? क्रैशी साहब, आप यूके में सेटल हैं। यूके आप देखें, अमेरिका देखें, बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैट्रिक की शिक या क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन है कि जिस इलाके से वो करते हैं, जहाँ पे एक जागीरदाराना सिस्टम या एक कहें या कि एक बरादरी के अंदर झगड़े हुए जो लोग हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे होना ज़रूरी था। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं यूरोप या मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे भी, वहाँ पे बात नहीं करूँगा। हमारा जो खित्ता है, यहाँ पे जो सिस्टम चला रहा था, उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कुछ नए चेहरे आगे आने चाहिए थे। वो जो नए चेहरे आ रहे हैं, वो तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, सोच और फिक्र है, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ है। ये नहीं है कि जो पहले थे उनको नहीं है, लेकिन उनका एक रवायती स्टाइल था, उस रवायती स्टाइल से हट कर
अभी इस खिते में एटलीस्ट इन बल्दियाती इंतखाबात में मैट्रिक की शिट इंतहाई ज़रूरी थी। दूसरा फेज़ जो आपने कहा है कि मेंबर असेंबली के लिए, मेरे ख्याल से मेंबर असेंबली के लिए भी मैट्रिक या मैट्रिक से हायर होना चाहिए। आप देख लें हमारी असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन तो एक नस्ल, दूसरी नस्ल आ रही है। मेरे डिवीजन में आप देखें, मीरपुर में भी देखें तो बाप था, बाप के बाद बेटा आ गया। एक नहीं, मैं एक की मिसाल नहीं दूँ अपने हलके की, मेरे आसपास के जितने हलके हैं, खड़ी में देख लें आप, मीरपुर में देख लें आप, चुड़ोई देख लें आप, जुडियाल में देख लें आप, कोटली में देख लें आप, हमारा जो पुंछ डिवीजन है वहाँ भी देख लें। बाप की उम्र, तिबी उम्र पूरी हुई तो बेटा सियासत में आ गया। तो एक बात मैं आपसे, मैं बिल्कुल एक बात की आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कम से कम ये जो नौजवान है, कल इन्होंने ही मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। कल आज ये लोकल सतह पर जाएंगे, कल ये डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और फिर ये मेंबर असेंबली तक भी यही लोग आगे, क्योंकि एक अरसा से ये सिस्टम जो है वो स्टॉप हो चुका था। इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी कम से कम जो सियासी जो सियासत है वो बहाल होनी चाहिए, ताकि नौजवान जो है वो सियासत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो। चलो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या रिजल्ट आते हैं। ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होने से क्या समझते हैं कि आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? जाहिर है आप मैं देख रहा हूँ कि हर वार्ड से 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं, तो एक टिकट तो एक आदमी को मिलेगा और जीतेगा एक आदमी। तो इस तरह जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो ज़ाहिर नाराज़ तो होगा, जिसके कुछ रिजल्ट अभी आना शुरू भी हो गए हैं, मैं उस पर भी अभी आपसे बात करूंगा कि ज़ाहिर है जब टिकट नहीं मिलेंगे तो लोग, इससे जमातों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, इस पे मैं आपके साथ मुझे इत्तेफाक है, लेकिन ये कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो वहाँ से लोग नाराज़ होकर जाएंगे। ऐसी ही एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी है। उनको भी सारी जमातों की, हर जमात की मैं बात कर रहा हूँ, हर जमात के अंदर यही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मुझे 2 उम्मीदवार थे, तो बड़ी मुश्किल से किया। कुछ ऐसी वार्डें हैं जहाँ पे लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, और लेकिन है कि उनके घर के कुछ लोग मेरे साथ थे, तो अभी उनकी डिमांड थी कि मैं तहरीक इंसाफ या किसी और जमात के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की सपोर्ट करूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल फैसला था, मैं ना कर सका। तो इसलिए ये जो है ये सियासत का एक फेस है। लोग आप हर किसी को राजी नहीं रख सकते। मेरा तो ज़ाती अपना ख्याल भी यही है कि जिस दिन मैंने 5000 वोट लिया था तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरा इसमें से कुछ वोट डैमेज होगा। वो डैमेज के रीजंस बेशुमार है। रीजंस है कि या किसी की शादी पे मैं नहीं पहुंच सका हूँगा, या किसी की फौतगी पे, या किसी और पे। लेकिन बेहतरीन सियासी कारकुन वही होता है कि जो 500 का नुकसान हो उसको 5000 कैसे करना है। तो ये सियासत में चीज़ें लगी रहती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो है वो पिछला जो इलेक्शन था उसमें आप एक कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। जमात ने आपको टिकट नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून से आप बिलोंग करते थे, उन्होंने किसी और को टिकट दे दिया। आपने इस सारी मुखालफत के बावजूद हल्का में अपनी एक हैसियत को मनवाया। क्या ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें भी आप इसी तरह, जिस तरह आपने जनरल इलेक्शन में जिस तरह अपने आप को एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने लेकर आए हैं, आज तो आप दोबारा वापस जमात में चले गए हैं, लेकिन उस वक्त आपने आज़ाद उम्मीदवार रहकर जमात में अपनी हैसियत का लोहा मनवाया। क्या ये जो बल्दियाती इलेक्शन में इसमें भी आप अपना आप साबित करेंगे? डिपेंड्स है जी, ये इस पे मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे हलके में एक मेरी यूनियन काउंसिल है फैज़पुर, तो वहाँ पे मेरा 450 वोट था, पीटीआई का 450 था, 200 नून लीग के जो कैंडिडेट थे उनका था, 200 सोहेल सरफराज साहब का था, जो हम सब का मिला के 1300 बनता है। और जो मुखालिफ पार्टी थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनका 1300-1400 वोट था। तो ऐसे माहौल में मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है। पीछे रखा इसलिए कि लोगों को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का फैसला कर लें। अगर मैं वहाँ पे जीत नहीं सकता तो मैं अपने लोगों को आजमाइश में नहीं डालना चाह रहा था।
मेरी म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी है, मैंने 11 वो हैं वार्डें हैं, 11 वार्डों में अपने टिकट दिए हैं। मेरे साथ मेरी यूनियन काउंसिल है पिंड खुर्द में मैंने 7 थे उम्मीदवार, मैंने 7 उम्मीदवार दिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया। इसी तरह इस्लामगढ़ में है, इस्लामगढ़ में बेशुमार जगहों पे मैंने अपने उम्मीदवार दिए। और मेरा फोकस इस वक्त इस बल्दियाती इंतखाबात में म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़, जो अभी सो कॉल्ड तहसील भी कह सकते हैं आप, और यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं फील कर रहा था कि मैं 100% जीत सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैंने अपने उम्मीदवार दिए वो इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। और इसमें फैजपुर शरीफ की आपने बात की, यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ की आपका बहुत ज़्यादा वोट था, जो नून लीग के उस वक्त के उम्मीदवार थे और उनसे भी, और साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब कैप्टन सरफराज खान मरहूम के साहबजादे से भी आपका ज़्यादा वोट था। लेकिन क्या वजह है कि आपकी जमात इस इलेक्शन में एक बीडी मेंबर तक फैजपुर शरीफ में खड़ा नहीं कर सकी? इसकी क्या वजह है? इतना वोट, 1300 वोट होने के बावजूद आप एक आदमी खड़ा नहीं कर सके। मैं आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। वहां पे 1300 हमारे मुखालिफिन का था, मेरा 450 आपका, बिल्कुल 200-300 नजीर साहब का, और सारा मिलाकर 800-900 वोट था ना आपका। जी बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे जिम्मेदार थे, जिन्होंने पिछले साल में जिनको, और सबसे ज्यादा आपने डेवलपमेंट भी उस यूनियन काउंसिल में आपने करवाई है। जो फैजपुर शरीफ यूनियन काउंसिल थी उसमें आपने बड़े जो तामीराती काम भी करवाए थे नून लीग के दौर में। ठीक हो गया। मैं अभी इसको थोड़ा सा मुख्तसर आपको जवाब देता हूँ कि उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका उम्मीदवार थे, उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट भी की, उन्होंने वहाँ पे लोगों को ओहदे भी दिए। आज वही लोग उनके ओहदे, उनकी डेवलपमेंट और वो लोग साथ लेके तहरीक इंसाफ में चले गए। इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये तो मेरे जो है वो मैंने इंटैक्ट रखे हुए हैं, लेकिन जो साबिक उम्मीदवार साहब ने वहाँ से 200 वोट लिया था, वो 200 उन्होंने उठा के दे दिया पीटीआई को। तो ये बेशुमार जगह है हमारे। अच्छा चलो, साबिक उम्मीदवार की तरफ भी हम आएंगे, साबिक उम्मीदवार की तरफ हम आएंगे। पहले ये बताएं कि हमारे हल्का में जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म 2 हफ्ता पहले तशरीफ़ लाए, एक बड़े जलसे से उन्होंने ख़िताब किया। चलो रात देर से इसलिए पहुँचे कि उनके जो अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो लेट आए। जलसा किया, उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। क्या समझते हैं कि उस प्रोजेक्ट का इस पर असर पड़ेगा जो बल्दियाती इलेक्शन है? चूँकि उन्होंने सब डिवीज़न का ऐलान किया, उन्होंने जो चकसवारी अपना एक कॉलेज था, टेक्निकल कॉलेज, उसका ऐलान किया, हॉस्पिटल का जो ऐलान किया उसको बनाने का, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन बेचने वाली होती हैं, कुछ दुकान पे रख के बेचने वाली होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो ना दुकान पे है ना ऑनलाइन है, यहाँ पे हवा में चीज़ें हैं। मतलब अब मेडिकल का आप कह रहे THQ बनेगा, तहसील हेडक्वार्टर बनेगा, अल्लाह करे, अल्लाह उनकी ज़बान मुबारक करे वज़ीर आज़म साहब की और उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, कि अल्लाह करे ये THQ बने, अल्लाह करे यहाँ पे ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने, अल्लाह करे यहाँ पे अदालतें बने। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये इस पे मैं कहूँ कि वो क्रेडिट ले गया या वो क्रेडिट ले गया, दैट डजंट लुक्स गुड टू मी। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें हों, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए टाइम चाहिए। मैंने अपने एरिया में वहाँ, क्योंकि सब डिवीजन था इसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैंने वहाँ पे वर्कशॉप मंजूर करवाई थी पिछले हुकूमत में। तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मोस्टली होती है, लेकिन मैंने वहाँ पे मंजूरी करवाई। उसको भी 4 साल हो गए हैं तैयार होते हुए, तो मेरे ख्याल से इस साल के एंड में वो अभी तैयार होगी और उसके बाद वो नौकरियाँ आएंगी। लेकिन यह कि जो हुकूमती जमात के नुमाइंदे हैं, वो जिस भी वार्ड में जा रहे हैं वहाँ पे 25-25, 50-50 नौकरियां दे रहे हैं, वहाँ पे करोड़ों के ज़बानी कलामी फ़ंड दे रहे हैं। सारा का सारा उनका काम ज़बानी और फर्जी है। लेकिन यह कि इस पे कोई बहस नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यह कि एक नोटिफिकेशन के हद तक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो उस इलेक्शन में जो ये चीज़ें अनाउंस हुई हैं, आपका सियासत के साथ एक गहरा ताल्लुक है, ज़ाहिर है आप सहाफ़ी भी हैं, तो जिस वक्त पासनामा पढ़ा जाता है ना, उस पासनामे में बेशुमार चीज़ें लिखी जाती हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद बातें हो गया, जिस तरह एक बादशाह सलामत ने कहा हो गया तो बस हो गया, वो ये हो गया वाली सही बात है, जाहिर है जब, लेकिन चलो कम से कम
एसी साहब तो वहाँ आ गए ना, जो सब डिवीज़न की जो बुनियाद होती है वो तो उन्होंने रखवा दी है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इस पर आगे क्या काम होते हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। अच्छा ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने एक हल्का में कमेटी बनाई थी कि जी हल्का के अंदर 4 आदमी आप जो है वो बैठ कर वो जमाती ओहदेदारान जो उम्मीदवारान है उनका फैसला करेंगे कि जी किसको टिकट मिलना चाहिए। क्या वजह है कि बाकी जितने भी हल्के हैं वहाँ पर जिन लोग जो 5 साल जो आदमी उनका वहाँ पर रहा है, जो तमीराती काम करवाता रहा है, वो निगरान था, और इस हल्का में वो सारे उनको भी मेंबर बना दिया गया, ये क्या वजह थी? कुरैशी साहब, ब्रॉडर वे सोचना चाहिए, सिर्फ हमारा हल्का नहीं है जी। मैं एग्जांपल देता हूँ, बेशुमार हल्के हैं, अभी धीरकोट में चले जाएं, धीरकोट में भी ऐसे ही है कि टिकट थे, उनके साथ जो टिकट के उम्मीदवार थे, मतलब जिनको नहीं मिला था, जिनको मिला वो भी था, जिनको नहीं मिला वो भी थे। इसी तरह कमेटियाँ नॉर्थ में बेशुमार जगह बनी है, कोई अकेला ये एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ LA2 चकसवारी इस्लामाबाद में ये कारनामा सर अंजाम दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी हल्कों में भी जहाँ पे डिस्प्यूट है, फ़र्ज़ करें मैं भी यहाँ से टिकट का उम्मीदवार था, टिकट नहीं हुआ, मैंने पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, उसके बाद पार्टी ने मुझे कहा जी आप नए सदर आए, नए सदर ने खुलेआम कहा कि जी वापस लोग आए पार्टी में, मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म है। मैंने उनसे पूछा जी क्या करना है, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न लिख के दें कि आपसे गलती होगी है। मैंने कहा जी माजरत ऐसे नहीं होता, गलती मेरे साथ नहीं हुई है, आपने मेरे साथ ज्यादती किया। तो उन्होंने कहा जी लिख के दें। मैंने बहुत लिख के दिया उनको, जी मेरी कोई गलती नहीं है। जो साबिक सदर थे उन्होंने थोड़े बारिश थे इस हल्के के हवाले से, तो मुझे कोई नहीं आया, कोई पार्टी की तरफ से नुमाइंदा के आए आपको विड्रा करते हैं, तो मैंने रिएक्शन में वो किया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहूं। उसके बाद पार्टी में शामिल हुआ, मुझे बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया। उसके बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास यूके गया, यूके में मियां साहब से मैंने मुलाकात की और काफ़ी देर हमारी गुफ्तगू हुई। रियासती जो जमात है हमारे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून, उसके हवाले से, तंजीम साजी के हवाले से, गुज़िश्ता इलेक्शन के हवाले से, इवन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैंने, मेरे कायद हैं, उनको मैंने खुद बयान किया कि जी मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा जी जो पास में हो गया वो हो गया, आप जमात की बेहतरी के लिए काम करें, आप नौजवान हैं, आपका मुस्तकबिल है, और इंशाअल्लाह ताला जमात आपके साथ खड़ी रहेगी। उसके बाद वापस इस बात से इख्तलाफ नहीं है, ये तो चलो चलता रहता है। फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर उनकी जगह होते और वो बगावत करते और दोबारा अगर वो वापस जमात में आते, तो जमात आपसे अगर ना पूछती कि जी दोबारा उनको शामिल कर लिया, तो आपका क्या उस बारे में रिएक्शन होगा? या आप उन्हें सदके दिल से कबूल कर लेते कि जी ठीक है जमात ने जो फैसला किया, आप क्या करते? पहली बात तो क्रैशी साहब, ये बात तो मैं डिनाई करता हूँ कि उनसे किसी ने पूछा नहीं। जी। उनसे चौधरी रुखसार साहब ने पूछा, जो हमारे मलेका एरिया है, उनसे मसूद खालिद साहब ने पूछा, जो हमारा अगला एक हल्का है, उनसे चौधरी सईद साहब ने पूछा, उनसे दीगर पार्टी के लोगों ने पूछा कि आपको कोई इशू है, कोई है। उन्होंने कहा या तुसा में भी शामिल करना ही है, तो माड़े क्या लोड़ है, तो कुछ ही बार शामिल ही करी करो। ये दैट्स व्हाट आई गॉट द आंसर फ्रॉम जो थे साबिक उम्मीदवार या जो साथियों ने जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने तो उसके बाद मेरी जो आपने बात की है कि अगर मैं क्या करूं, देखिए क्रैशी साहब, मैं सियासी कारकुन हूँ, मुझे अपनी जगह खुद बनानी है, किसी ने मेरे लिए जगह छोड़नी नहीं है। एक तो बात ये है, सियासी कारकुन जो है, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, सियासत सीख रहा हूँ, सियासत कर रहा हूँ, और मैंने अपनी जगह खुद बनानी है। तो अगर मेरे साथ लोग शामिल होते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, तहरीक इंसाफ से हैं, दीगर किसी भी जमात से, तो मेरी तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पहले तो जमात को स्ट्रेंथन करूं, उस इलाके उस खिते में अपने आप को स्ट्रेंथन करूं, उसके बाद टिकट की दौड़ में मुकाबला करें। भाई आप मुकाबला करें, पिछली दफा आप जीत गए, इस दफा कोई और जीत जाए, अगली दफा मैं जीत जाऊं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। चलो ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये जो, क्योंकि अब उन्होंने जो है उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया कि जी मैं उस कमेटी को नहीं मानता। कौन है ये? उनसे आपकी क्या मुराद है? नज़ीर इनकलाबी साहब जो साबिक उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के,
आपके हल्का इंतखाब से उन्होंने उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है कि मैं उस कमेटी को नहीं मानता क्योंकि मुझसे मशावरत नहीं की गई। ठीक है जी। अब अगर आप किस बुनियाद पर टिकट की तकसीम किस तरह हो रही है, क्या जो लोग उनके साथ थे उनको भी आप टिकट दे रहे हैं या किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जमात के अंदर बगावत नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके उन्नू हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। जिसका एक आज मैंने देखा आपका बड़ा सीनियर सियासी कारकुन, वो यूथ का, नून लीग यूथ का वो कोऑर्डिनेटर भी रहा है, तोकीर नजीब, आज उसने मेरे ख्याल में वो दिल बर्दाश्ता होकर वो पीटीआई में भी चला गया है। ये ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं ना, ये आप किस तरह कह रहे हैं कि नहीं हो रहा ये सारा कुछ? मैं अपना जवाब कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो करें। जो उन्होंने, जो आप जिनके उन्नू के आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे लिए उनका नजीर इनकलाबी साहब का मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, बुजुर्ग है जी, कोई शक नहीं इसमें। में कुरैशी साहब, ऐसे हिस्से में लोग जज्बाती हो जाते हैं, शायद वो आपके साथ गुफ्तगू में कुछ जज्बाती हो गए होंगे। मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे जमात के साथ वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और क्योंकि मेरी कुरैशी साहब जो तरबियत हुई है या जो मेरा ख़ानदानी पस मंज़र है, मुझे बेशुमार चीज़ें जो गुफ्तगू है उस पर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने साबित करना है कि मैं एक ख़ानदानी आदमी हूँ। तो साबित करने के लिए बड़ी मुश्किल होता है, बड़ा कठिन मामला है, ज़बान से कहने से नहीं होता। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को कोशिश करता हूँ कि बड़ा शाइस्ता रखूँ। तो मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मेरी जमात के साथी हैं। हाँ, उनको इख्तलाफ था, हमने कोशिश की, उनको एक दफ़ा बिठाया, 3-4 लोग हम बैठे वहाँ पे। उसके बाद अचानक जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हो गए, उसके बाद उन्होंने इतराज़ किया कि जी मैं टिकट नहीं दूंगा। तो वो ऐसा स्टेज था हमारे लिए कि हमें उस स्टेज पे जाके, क्योंकि उनके एरिए हैं, उस इस्लामगढ़ से वो बिलोंग करते हैं, तो हमारे माइंड में था वो इस्लामगढ़ कैंडिडेट देंगे अपने। तो उन्होंने कैंडिडेट दिए, हमारे माइंड में था कि वो उनको टिकट देंगे। एकदम उन्होंने नॉमिनेशन के बाद कहा जी हम टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने जमात को इन बिटवीन कहीं भी छोड़ा नहीं। मतलब किसी काम तो ये तंजीम साजी का क्या इशू है? तंजीम साजी क्यों नहीं मुकम्मल हो रही नून लीग की? मैं उस पे भी आता हूँ। बाकी जो आप बात कर जमात का, तो साबिक जो उम्मीदवार असेंबली है उनको चाहिए था, हमारी एक यूनियन काउंसिल है पिंड खुर्द, वहाँ पे उनको कैंडिडेट देना चाहिए था, उन्हें नहीं दिया। उन्हें यहाँ इस हल्के से इलेक्शन लड़ा। उनको चाहिए था फैजपुर शरीफ, एक बड़ी यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे कैंडिडेट दें, वो टिकट होल्डर थे, उन्होंने नहीं दिया। और उनको चाहिए था पनिया में एक यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे वो कैंडिडेट दें, उन्होंने नहीं दिया। उनको चाहिए था मुंसिपल कमेटी में 11 वार्डा, चकसवारी में 11 वार्डे हैं, कैंडिडेट ने एक भी नहीं दिया। उनको चाहिए था कनेली यूनियन काउंसिल में कैंडिडेट दें, 6 वार्डे हैं, उन्होंने एक भी नहीं दिया। उनको चाहिए था सहार में यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे कैंडिडेट दें, उन्होंने नहीं दिया। वो सिर्फ इस्लामगढ़। मैंने इस्लामगढ़ से 986 वोट लिए हैं कुरैशी साहब, मैं बड़ी थोड़े से टाइम पे। तो इस्लामगढ़ के लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, और इंशाअल्लाह ताला मैं जमात के साथ इंशाअल्लाह, मुझे 100% यकीन है कि वहाँ पे मुंसिपल कमेटी इस्लामगढ़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन वहाँ पे बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह चकसवारी में भी बैठेगा, इसी तरह यूनियन काउंसिल्स में भी जाएगा। कल परसों मैंने जनाब कासिम मजीद साहब जो हमारे मेंबर असेंबली हैं उनका भी इंटरव्यू किया। अब आपकी बातों से मुझे पता चलता कि आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा नर्म गोशा रखा है आपके बारे में। और बाल सफेद होते जा रहे हैं। बाकी आप बहुत सियासत में जो है वो बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। उन्होंने भी आपके बारे में बड़ा नर्म गोशा रखा है। क्या कोई पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई आपस में कोई इत्तेहाद तो नहीं होने जा रहा? शायद मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिसका फिर आप कहेंगे, मैं साथ एक और बात शामिल कर लूँ फिर जवाब दें, जिसका जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब ने कहा भी है कि कुछ जो है वो जो बाहर के उम्मीदवार हैं उनको जो है वो सपोर्ट की जा रही है और नून के लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, कोई इस तरह की। वो उसका रिजल्ट आ गया है। वो रिजल्ट जो आपने पहले बयान किया ना कि एक यूनियन काउंसिल में कुछ लोग चले गए, वो उस यूनियन काउंसिल के रिलेटेड उनकी गुफ्तगू थी। मैं आपने जो पहला सवाल था ना कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के, मेरे चकसवारी जो मेरी भाई यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द है, चकसवारी में ये सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों जुड़ के कोशिश कर रहे हैं कि अजीम किसी तरीके से मुंसिपल कमेटी चकसवारी में अपना चेयरमैन ना बिठाए। दोनों कल भी एक मेरी वार्ड है ससुराल, वहाँ पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया।
बेशक जगह वो इताद कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे मैंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुझे रब की ज़ात पे बड़ा यकीन है, मुझे अपने साथियों की मेहनत पे बड़ा यकीन है, जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ चले। इंशाअल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत रब की तरफ से है, मुझे बड़ा उम्मीद है। पीस पार्टी, पीटीआई और कुछ हमारी तो जमात के लोग भी पिंड हैं। खुर्द में सुना है कि आपका पीपल पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, या अंदरून खाना कोई इस तरह का है कोई? उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट आपकी या जमील साहब की, कोई चोई मजीद साहब के मुलाकातों का कोई सुना है, कोई हुई है कोई इस तरह की बातें कोई? क्रैशी साहब, ये आप टेबल स्टोरी बना रहे। लेकिन को एक बात बताऊं, रिजल्ट दे देता हूं आपको, आप उस रिजल्ट से नतीजा अखज़ कर लीजिएगा। पिछली दफा मेरा 13.5-14 अराउंड 1400 वोट था मेरी यूनियन कौंसिल में। पीस पार्टी का 680 था, पीटीआई इन बिटवीन थी। तो पीस पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट जो उनके पास अवेलेबल था, उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया। उन्होंने जिस वार्डों में अपने कैंडिडेट खड़े करने थे वो कर दिए। तो वहां पे ज़ाहिर इत्तेहाद वाली कोई सूरत हाल है, और ना ही मैं पीस पार्टी के साथ कभी बात का सोचा है, और ना ही करूंगा, ना ही तहरीक इंसाफ के साथ करूंगा। इत्तेहाद सिर्फ लोकल बेस पे मेरे जो साथी हैं, जहाँ पे 1-2 वार्डों में मैंने ओपन सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि उनके पर्सनली प्रॉब्लम्स थी। मतलब वो चाह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट बेहतर कंटेस्ट कर सकते, वो किए, अदरवाइज नहीं। सियासत बैसाखियों के सारे पे नहीं की जा सकती क्रैशी साहब, सियासत अपने जोरे बाजू पे की जाती है। मैं ये कहूँ कि मैं उस आसरे के साथ करूँ, मैं उस आसरे के साथ सियासत करूँ, मैंने क्या उनसी पे सियासत करनी है? फिर मेरी तो नालायकी हुई ना। अच्छा, एक बड़ी शख्सियत जनाब साबिक उम्मीदवार असम्बली, 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जनाब साईं जुल्फ़िकार साहब, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पीटीआई में गए हैं। क्या उनके जाने से भी कोई पीटीआई को फ़ायदा होगा इस इलेक्शन में? एक पहले उनके साथ वहाँ पे लोकल जो लीडरान है वो उनके आपसी इख्तलाफात बेशुमार हैं। तो मैं दुआ गो हूँ कि अभी जो नए गए ये अपनी एक साईं जुल्फ़िकार साहब के साथ मेरे खासे इख्तलाफ हैं बेशुमार चीज़ों पे। 2 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे कमिटमेंट दी थी कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 2 हफ्ते पहले, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे साथ आज चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि मैं और आप मिल के उस यूनियन कौंसिल में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन है कि उसके बाद अचानक हस्बे आदत और हस्बे रवायत वो आखिर टाइम पे अपना फैसला बदल देते हैं। ये उनकी अपनी सियासत है, सियासत हिकमत अमली है उनकी। लेकिन है कि कंपेयर टू प्रीवियस टिकट होल्डर, साईं जुल्फ़िकार साहब अगर पीटीआई के नए उम्मीदवार आते हैं तो साईं जुल्फ़िकार साहब पीटीआई के बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं कि उनके अंदर एक सियासी जरसीम है। वो हर किसी की मुश्किल वक्त में भी पहुंच जाते हैं। शादियां, फोतगियां, थाना, कचहरी, इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, और फील्ड पॉलिटिक्स का उनको इल्म है। अगर अगली दफ़ा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के साईं जुल्फ़िकार साहब होते हैं तो आई बिलीव दैट वुड बी अ टफ फाइट। अच्छा, म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ और टाउन कमेटी चकसवारी 2 बड़ी जो है वो हमारे पास जो टाउन कमेटी है और म्यूनसिपलिटी है, क्या समझते हैं कि नून लीग इनमें, या आपकी जो जमात है नून लीग ही है ना, नून लीग जी, तो वो मेजॉरिटी से जीतेगी? आप तो मर्जी है चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात मैं और भूल गया था, साथ ही ये बताएं कि आप है तो वाकई नून लीग में, तो जनाब उस दिन नज़ीर इनकलाबी साहब ने एक और बात भी तरफ इशारा किया था कि कुछ ऐसे हमारे लीडर हैं जो जिनके कायद जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है और जमात उनकी नून लीग है। वो मैं हूं जी, मैं कहता हूँ शायद आप हूँ लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, वो उन्होंने खातर बात की थी, लेकिन वो शख्स में इसकी वजाहत कर दूं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उम्र के इस हिस्से में हैं। वो बाज़ औक़ात इस उम्र के इस हिस्से में बंदा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा वो जज्बाती हो जाता है। जहाँ तक बात रही क्रैशी साहब, आप मुझे बताएं कि आप एक अखबार के साथ रहे कितना अरसा, और उस अखबार के साथ आप ना चल सके, आप दूसरी अखबार में गए, क्या आपने पिछली अखबार को गालियां दी हैं कभी? नो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। मैं सियासी कारकुन हूँ। मैंने सियासत बैरिस्टर सुल्तान से शुरू की थी, मेरा उसके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। मैंने उससे बेशुमार चीजें सीखी। मैंने उसके बाद जिस वक्त वो पीस पार्टी में गए तो पीस पार्टी के साथ मेरा इख्तलाफ था, मैंने उनको छोड़ दिया। अभी मैं किस मुंह के साथ ये कहूँ कि सुल्तान महमूद बुरा आदमी है? मैं नहीं कह सकता, मेरी तरबियत नहीं ऐसी हुई। दूसरी बात,
मेरी सियासी जद्दोजहद में बैरिस्टर सुल्तान का हाथ है, 100% है। उनसे मैंने बेशुमार चीज़ें सीखी। उसके बाद सिकंदर याद साहब, अल्लाह उनको रीके रहमत करे, बड़े आदमी थे। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बेशुमार चीज़ें, उनके साथ मेरा बड़ा एक कुर्ब और मोहब्बत वाला रिश्ता था, और सही बड़ी बात है। शफ़क़त करते थे मेरे साथ। उसके बाद बिल्कुल तारक फारूक, ये ये चीज़ें सीखी हैं। मैंने सबसे बेशुमार चीज़ें सीखी हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो उन सब का मैं निचोड़ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सियासी कारकुन हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ सियासत का। तो जो आखिरी जिस वक़्त तक साँस है उतनी देर तक मैं सीखता रहूँगा। तालिब इल्म ही है ये। एक सियासत कोई महारत नहीं होती है। इसमें आपको हर रोज़ एक नई चीज़, नया सबक मिलता है। तो मैं बैरिस्टर सुल्तान को बुरा नहीं कह सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर ये किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, एटलीस्ट ये नहीं कि बैरिस्टर सुल्तान को, मैं कोई भी शख्स जिसके साथ मैंने बैठा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप, मेरे हल्के में जाके पूछ लें, जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक है, बेशक कैश साहब, इस बात से एक बात याद आई, मैंने जी हल्के में 36,000 पोल हुआ है वोट, जी मैंने 5,000 लिए, 31,000 मेरे मुखालफ वोट पड़ा है। मैं जी 31,000 को बुरा नहीं कह सकता। मैं उनकी सही बात शादियां है। भी नहीं छोड़ सकता, सही मैं उनकी बात है। फौतगी भी नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ हफ्ता भी नहीं छोड़ सकता। तो ये मेरी तरबियत नहीं है कि जिसको छोड़ दिया उसके बाद उसको कहूँ वो फलाना है, वो फलाना है, अच्छा या ये जो मेरे अच्छा साथ ये चल रहा है बताएं मैं उसके बारे में। कि ये बताएं कि बतौर सदर जमात शाह गुलाम कादर साहब बेहतर अंदाज से जमात को चला सकेंगे, या राजा फारूक के अदर होते तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकते थे इन इलेक्शन में भी और वैसे जमात को मुतहिद रखने में? बतौर सियासी देखें, कारकुन आप क्या? बतौर कारकुन मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे बारे में कहा कि मैंने 5,000 वोट लिया। वो 5,000 मैंने अकेले नहीं लिया, मेरी टीम ने लिए, मेरे साथियों ने लिया। उसमें बेशुमार साथियों की मेहनत, अकेले ना फारूक हैदर खान साहब कुछ थे, ना ही शाह गुलाम कादर साहब अकेले कुछ हैं। ये सारी की सारी टीम वर्क होता है। और शाह गुलाम कादर साहब में मैंने ये खूबी देखी है कि वो अपनी टीम को चला सकते हैं। वो अपनी टीम के साथ मशावरत करते हैं। वो अपनी टीम की मीटिंग्स करते हैं। उन्होंने लास्ट 2 मंथ्स या 1 महीना हो गया, तमाम टिकट होल्डरों की मीटिंग की। वो अपनी टीम को बुला के मशावरत करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी उनकी राय लेकर आगे काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी हिकमत अमली बहुत बेहतर है। तो पिछले जो साहब थे जिनका आपने जिक्र किया, मेरे वो पार्टी सदर हैं, अख्तिलाफ अपनी जगह, कर्नल शायद साहब ने एक मुझे इंटरव्यू में उन्हें डिक्टेटर कहा था कि वो जमात चलाने के वो डिक्टेटर थे, कि वो जमात नहीं चला रहे थे, वो डिक्टेट कर रहे थे। मेरे एक इंटरव्यू में मैं कहा मैंने भी ऐसे ही पूछा, लेकिन मैंने अपने तरीके से कराया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये बताएं कि जो बतौर सियासी कारकुन जो जिला का चेयरमैन होगा वो किस जमात का होगा? चलो थोड़ा सा तज्जिया ना। सर जी, तजिया मैं आपको दे दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ मेरे हल्के में है, उसके अलावा न डुडियाल में है, क्योंकि डुडियाल में उनके उम्मीदवार ने चौथे नंबर पे थे, खड़ी पे उनका उम्मीदवार 5वें नंबर पे हुआ होगा शायद, मीरपुर में भी उनके उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पे थे, 5वें नंबर पे थे। सो डेफिनेटली इसमें जिला कौंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। दैट्स व्हाट आई ठीक बिलीव। ठीक है, ठीक। सेकंड रनर पे आ जाए तो सर ये है कि जी दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, डुडियाल में है। मीरपुर में सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स हैं जो मीरपुर के हल्के में हैं। ये हमारे खाड़क और में मेरे रखवा। 28 और 29 यूनियन काउंसिल है, लेकिन मीरपुर शहर की जो बैरिस्टर सुल्तान साहब का हल्का है उसमें 2 यूनियन काउंसिल है, एक खाड़क और खाड़क और मोहम्मद रठवा मोहम्मद अली। बिल्कुल अली। 2 भी नहीं कह सकते, 1.5 कह सकते हैं, क्योंकि रठवा मोहम्मद आदि अली वो आधी हल्का नंबर 2 में है। बिल्कुल 1.5 यूनियन काउंसिल है उनके पास। खड़ी है, डुडियाल है, चिक्सवारी है। यहाँ तीनों जगह आप सिर्फ ये देख लें कि यहाँ तीनों जगहों पे तहरीक इंसाफ भी है और उसके अलावा ये हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है। लेकिन इससे एक चीज में और ऐड करूं कि इसमें आप डुडियाल में देख लें, 6,000 वोट लिया था शुएब आबद साहब ने, वो भी 1-2 यूनियन काउंसिल निकालेंगे। मैंने अपने हल्के में 5,000 वोट लिया था, अपनी यूनियन काउंसिल से मैंने 1,400 वोट लिया था, मैं भी अपनी यूनियन काउंसिल निकालूंगा। खड़ी में हमारे रुखसार साहब मजबूत कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से शायद क्लीन स्वीप ना करें, वो भी निकालेंगे। तो आई पर्सनली बिलीव, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर की हिकमत, बेहतर हिकमत अमली से हम जिला की सीट नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब अजीम बख्श साहब।
आपने अपना टाइम दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। वाकई अब आप मैच्योर हो गए हैं और आपकी बातों ने बड़ा मुझे आज मुतासर किया। जब पिछला आप इलेक्शन लड़े थे तो बड़े जज्बाती थे, तो आज आपने बड़े जो है वो धीमे अंदाज में और बड़ी सोच समझ कर जो है वो सवालों के जवाब दिए हैं। किसी को तो जो है मतलब वो बड़ी जो है बड़ी गुफ्तगू अच्छी रही है। नाजरीन, अजीम बख्श साहब की बातें आपने सुनी। एक अच्छा माहौल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो एक दूसरे को जो है वो उसकी हैसियत को जो तस्लीम किया जाता है। ये माहौल हमेशा कायम रहना चाहिए। सियासत लगी रहती है, हार जीत सियासत का हिस्सा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये चलना चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इससे असल जो सबसे अहम बात है कि हमारा प्रोग्राम लोगों तक पहुंचने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि हमारे सियासी जो लीडर हैं इनके मंशूर क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, क्या इनकी सोच है। हमारा कोई इसमें ना किसी को लड़ाने का मकसद है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो कुछ हमारे लीडर हैं वो आप तक उनकी असलियत पहुंच जाए कि उनके अंदर क्या, वो लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या उनके अंदर जज्बा है। इसी के साथ अपना और अपना ख्याल, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया अजीम बख्श साहब।